सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। मुसलमानों को देश में महज राजनीतिक पार्टियां एक वोट बैंक के रूप में देखती है, कभी इनकी स्थिति के बारे में नहीं सोचती, इनके शिक्षा के बारे में नहीं सोचती, इनके गरीबी के बारे में नहीं सोचती। चुनाव जब आते हैं तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय हों, वो किसी उलेमा या फिर किसी इमाम के शरण में जाती है और वहां से वोट बैंक की अपील की जाती है और वोट लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन जीतने के बाद कोई भी उनकी दशा पे ध्यान नहीं देती। आखिर वजह क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल है। हमारे साथ कांग्रेस से इस्माइल जी हैं, स्वागत है सर आपका। साथ ही बीजेपी से अकबर खान जी हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी हैं, आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अकबर खान जी, चूंकि पार्टी आपकी सत्ता में है, वोट के समय तो सब लोग जाते हैं आप लोगों की शरण में, मुस्लिमों के शरण में, और चुनाव के बाद वजह क्या है कि कोई ध्यान नहीं देता? सर, मैं सबसे पहले सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को एक बधाई देना चाहता हूं। पर्यावरण दिवस है आज, इसके मौके पर तमाम देशवासियों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। और जहां तक आपने बहुत अच्छा आज प्रश्न उठाया है कि मुसलमानों को सिर्फ राजनीति के तहत इस्तेमाल किया जाता है, इसमें देखिए कि 56 साल कांग्रेस ने राज किया। 56 साल राज करने के बाद सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। और जहां तक 2014 से आपने सवाल पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाए। उसके बाद हज सब्सिडी को खत्म करके वो पैसा, सब्सिडी का पैसा मुस्लिम बच्चे की शिक्षा में यूज करने के लिए काम करना शुरू किया है। और बहुत जल्द इसका आपको दिखेगा भी, आपको जमीन पे भी ये चीज दिखेगा। हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री है नकवी जी, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस 56 साल के अंदर जो हालात आज मुसलमान की हुई है, ये सब कांग्रेस की देन है। 2011 का एक डेटा है, उसके मुताबिक मुसलमान 42% कुछ 42 पॉइंट कुछ परसेंट जो है जाहिल है। ये स्थिति पैदा करके रख दी कांग्रेस ने राजनीति। और कुछ क्षेत्रीयों ने भी, अगर मुसलमानों की हिमायती होती और यदि कोई पार्टी हिमायती होती तो मुसलमानों को आरक्षण देती, या जिस तरीके से मुसलमान शिक्षा में पिछड़ रहे हैं उसके शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाता। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया, सबने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। आपको पता है 24% लोग भिखारी हैं। मुस्लिम के अंदर भिखारी है 24% लोग। 2011 का ये डेटा है, मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है 2011 का। और 2.8% लोग सिर्फ ग्रेजुएशन है मुस्लिम में। बताइए, शिक्षा की स्तर इतनी नीचे गिर जाएगी तो लोग कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? और ये सब सिर्फ उन मौलवियों के चक्कर में हो रहा है जो कहते आओ सिर्फ मदरसे में पढ़ो। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा एक नारा दिया है, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, सबका साथ सबका विकास, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि इनके ये आह्वान में तमाम जो मुसलमान है, ये मुल्ला लोग क्या करते हैं, जब वोट का टाइम आएगा चले जाएंगे और एक फतवा जारी कर देंगे, बोलेंगे जी कांग्रेस को कर दो, जी आरजेडी को कर दो। 15 साल बिहार के अंदर लालू जी ने MY का नारा देकर मुसलमानों को सिर्फ छलने का काम किया, ठगने का काम किया। मुसलमानों आज बिहार के अंदर आप देखिए मुसलमान किस परिस्थिति में जी रहा है। मुसलमान का शिक्षा कितना नीचे गिर गया है, कितना नीचे। मुसलमान शिक्षित हो ही नहीं रहा। जिस दिन मुसलमान शिक्षित होना शुरू हो जाएगा तो ये मुल्लों की नहीं सुनेगा, क्योंकि शिक्षा में वो गुण है सर कि शिक्षा इंसान को बड़ा बनाता है, शिक्षा जीने का अधिकार देता है, जीने का रास्ता दिखाता है। अकबर खान जी, 1996, 98, 2000 और 2014 और 19 ये भी हम लोग देख रहे हैं। इस्माइल जी, 56 सालों से आपकी सरकार थी, आरोप अकबर जी का। सबसे पहले मेरा सभी साथियों को नमस्कार, और जितने नाज़रीन इस चैनल पर देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। पर्यावरण दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक मुस्लिम पिछड़ने का कारण है, कांग्रेस सरकार में विशेष ध्यान दिया गया है। आज RET एक्ट कांग्रेस सरकार में पास किया गया, जो शुरुआत विवाद से उसकी लागू की गई।
जिसमें सभी शिक्षित हो, ये एक्ट कांग्रेस ने पास किया। कांग्रेस तो हमेशा ध्यान रखती है, जहां तक क्षेत्रीय पार्टियों की बात है, क्षेत्रीय पार्टियों ने ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। मुस्लिम का असली पिछड़ना, एजुकेशन ना होना, इनका असली हक जो होता वो एजुकेशन था, वो मिलना चाहिए था। आज हिंदुस्तान में दुर्दशा, अगर कमजोर है हम तो एजुकेशन ना होने की वजह से, बाकी हिंदुस्तान में सब चीज की कोई दिक्कत अब तक नहीं है किसी भी मुसलमान भाई को। कांग्रेस ने वोट लिया, ठीक है, जितना हो सका किया। अब 2014 के बाद जो भाजपा की राजनीति हुई है, इसने तो बिल्कुल ही सब मुस्लिमों को एक तरफ कर दिया। जबकि ये सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलती है भाजपा, सेकुलर पार्टी का ये काम नहीं होता कि एक जाति को साथ लेके नहीं चलता। सबका विकास, सबका काम, सबका नारा दे के कहती है भाजपा पार्टी। ऐसा नहीं है, ये हमेशा बांटने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया है ग्रामीणों में। इस्माइल जी तथ्य की अगर बात करें, एक बार मैं आप ध्यान दिलाना चाहूंगा आप दोनों लोगों को। अकबर खान जी भी कह रहे थे कि किस तरह से 56 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है, उसके बाद आप लोगों की स्थिति ऐसी है, इस कौम की स्थिति ऐसी है। तो उनकी पार्टी भी, बीजेपी भी, याद होगा आपको 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समिति बनाया था, समिति तैयार किया था, हिमायत समिति, अटल बिहारी वाजपेयी हिमायत समिति, और वे लोग भी मुसलमानों के शरण में गए थे। 96 में सत्ता उनकी रही, 98 में रही, 2000 में रही, 2004 तक सत्ता में वे लोग रहे, और उसके बाद भी आज स्थिति ऐसी है। और आप 2014 के बाद आप आरोप लगा रहे हैं कि चलिए यह सब कुछ है, लेकिन आज भी स्थिति वह है कि आज के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक मात्र 3% जो मुस्लिम की प्रतिशत है पूरे देश में, करीब अब 20 पॉइंट कुछ प्रतिशत तक मुस्लिम आबादी है, इसमें मात्र 3% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। आज भी जो 10 टॉप 10 स्टेट हैं इंडिया के, जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम, जिसमें झारखंड है, आपका उत्तर प्रदेश है, केरल है, कर्नाटका है, गुजरात है, ऐसे जो 10 स्टेट हैं उनमें करीब 233 जनप्रतिनिधि अर्थात एमएलए हैं आपकी पार्टी के। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हीं 10 स्टेट को अगर हम देखें तो वहां भी जीवन यापन की स्थिति है, या जो शिक्षा की स्थिति कहें या गरीबी की स्थिति करें, उसमें सबसे ज्यादा नाम आप लोगों का ऊपर है। वजह क्या है? क्या आपके प्रतिनिधि निकल कर जाते हैं, आपके अंदर, आपके कौम से निकलते हैं, आपके समाज से निकलते हैं, और वे लोग प्रॉपर ध्यान नहीं देते? आज भी स्थिति, इस बात को स्वीकार करना होगा कि आज भी स्थिति ठीक नहीं है। ये सही है सुशील जी, एजुकेशन की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। एजुकेशन नहीं है तभी तो मुस्लिम पिछड़ा हुआ है। वजह क्या है? जब आपके प्रतिनिधि भी होते हैं, आपकी पार्टियां हैं, आजकल प्रतिनिधित्व भी सबसे ज्यादा, आज आपको जानकारी होगी 27 सांसद हैं मुस्लिम जो देश का प्रतिनिधित्व, देश की संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति, इस तरह की बातें सामने आ रही है। सुशील जी, ये सुविधा नहीं है, एजुकेशन की सुविधा हो तो बिल्कुल पढ़ने के लिए बच्चे तैयार है। हर गांव के, हर शहर के सुविधा नहीं मिल पाती है हमें पूरी पढ़ाई की, एजुकेशन की ध्यान नहीं दिया जाता है एजुकेशन पे। इस वजह से करने का मेन हमारा एजुकेशन। सुभाष सर, देखिए सुशील, जहाँ तक इस्माइल जी ने जो बातें कही और उन्होंने अकबर जी ने बातें कही, हो सकता है उनके अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से सही हो, तार्किक और तथ्यात्मक हो सकते हैं। मैं इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखता हूँ। मेरा यह मानना है कि जो लोग जिस समाज के पैरोकार बनकर बाहर निकलते हैं, चाहे वो नेता के रूप में, धार्मिक नेता के रूप में, आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में, जिस किसी दृष्टिकोण से वो अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए बाहर निकलते हैं और वो समाज उनको सपोर्ट करता है और उनकी बात मानता है, उनकी बात पर ध्यान देता है, वो लोग वापस मुड़कर, जब उनका उत्थान हो जाता है, वो वापस मुड़कर अपने समाज के उत्थान की दिशा में कभी कदम नहीं आगे बढ़ाता, काम नहीं करता। ये सबसे अहम पहलू है किसी भी समाज का, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या कोई और दलित समाज हो या कोई भी समाज हो। जहां तक अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज का मुद्दा है, तो इसमें ये चीजें आपको बहुतायत में दिखेंगी कि हर पार्टी में इनके पैरोकार जाते हैं, मिलते हैं, राजनीति में आगे बढ़ते हैं, सत्ता में उनको सहभागिता व्यक्तिगत तौर पे मिल जाती है, और उसके बाद फिर मुड़कर अपने समाज को वो नहीं देखते हैं कभी भी। जैसे आप अभी अकबर जी ने बिल्कुल ठीक उदाहरण, लालू जी का उदाहरण दिया कि अगर आप केवल अगर पिछड़े वर्ग की बात आप करें, हालांकि पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक
वर्ग में भी है, पिछड़े वर्ग की बात करें तो आपको एक ही परिवार से साला, साली, सरहज, बेटा, बेटी, पोता, सब सरपंच से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आपको वही दिखेंगे, तीसरा कोई नहीं। मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे आगे। ये बात है। अब मैं आता हूं मेवात की तरफ, जहां से इस्माइल जी आते हैं। यहाँ तो खानदानी परंपरा चलती है राजनीति की। दूसरा कोई जन सामान्य व्यक्ति, अगर एक सामान्य व्यक्ति कोई राजनीति में या कोई आगे अगर बढ़ना चाहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता यहाँ कभी भी। यहाँ खानदानी चलती है कि रहीम खान परिवार से हैं, ये उनके परिवार से हैं, ये खुर्शीद जी के परिवार से हैं, इसी तरह की कहानी चलती है। और इस कहानी ने वास्तव में इन्होंने ही उनको जकड़ा हुआ है। देखिए, सरकार कोई भी बने, केंद्र में कोई सी भी पार्टी की सरकार बनती है, उनकी मंशा एक बात को लेकर साफ होती है कि जो भी योजना बनाई जाती है, कोई भी प्लानिंग बनती है, जो स्कीम सामने आती है, तो उस स्कीम का फायदा हर किसी को मिल सकता है, सबके लिए वो अवेलेबल है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग उस समाज से आगे बढ़ रहे हैं, जिनको ये पता लगता है कि ये स्कीम है और ये इससे हमारे समाज को फायदा पहुंच सकता है, क्या उस स्कीम को अपने समाज तक ले जाने की कोशिश वो करते हैं? मेरे हिसाब से ईमानदारी से वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यही कारण रहा है। जैसे शिक्षा एक मुद्दा, हालांकि बहुत सारे पहलू हैं उनके पिछड़ेपन का, लेकिन जो शिक्षा, जिस मुद्दे को अभी इस्माइल जी ने टच किया या अकबर जी ने टच किया, ये शिक्षा का जो एक पहलू है, आप शुरुआती दौर से आप देखें, आप अगर अल्पसंख्यक समाज की बात में करूं तो अल्पसंख्यक समाज में आज भी 98% ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि तथाकथित जो धर्मगुरु हैं या जो ऐसे लोग हैं, अभी भी बच्चों को मदरसे में पढ़ाने के लिए जो लोग ऐसी चीजों को एनकरेज करते हैं, उनका वो समर्थन करते हैं, चाहे मूक समर्थन करें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसे भी उनका समर्थन करते हैं। आखिर आप कैसे समाज को आखिर आप कैसे आगे बढ़ाओगे जब आप उस प्रकार के लोगों को, जो आपके समाज के बच्चों को, वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को या अगली इससे पहले वाली पीढ़ी को, जिन्होंने अंधेरे में धकेलने की कोशिश की और आज भी वो कोशिशें जारी हैं, उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, आप उसके खिलाफ कब आपने धरना प्रदर्शन किया? कभी आपको याद हो? मैं इन दोनों नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आप दो बातें इसमें रखना चाहता हूँ, सबने बहुत लोगों के खिलाफ कभी धरना प्रदर्शन आपने किया? कभी आपने इसका विरोध किया? आप केवल सत्ता को या सरकार को कोसकर आप इन चीजों से वंचित, इन चीजों से आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। सामाजिक जिम्मेदारी भी कुछ होती है और उस सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन अगर एक सामान्य व्यक्ति भी करना शुरू कर देगा तो समाज तो अपने आप उठेगा। और मुस्लिम समाज की बात जहां तक है, मुस्लिम समाज तो एक बेहतरीन हुनरमंद समाज के रूप में मैं जानता हूं। मैं बचपन से उस समाज के साथ जिया हूं, रहा हूं, खाया पिया, रहना सहना, पढ़ना लिखना, पूरा हमारा जीवन उस समाज के साथ गुजरा है। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको मैं बताऊं तो इतना हुनरमंद समाज है ये और इतना मेहनत का समाज है। आप उसके पोटेंशियल को पहचान कर इस समाज के जो पैरोकार हैं वो उसे एनकरेज नहीं करना चाहते, उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। केवल समाज हित की जगह वो केवल अपना हित साधते हैं और शायद यही वजह है कि 1947 से लेकर आज तक स्थिति में कुछ ज्यादा सुधार इस समाज में नहीं है। जी अकबर जी कुछ कह रहे थे। सर ने बहुत अच्छी एक बात कही है कि कुछ लोग जो है सो उसको जमीन के ऊपर नहीं उतारते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा कौन करते हैं उसकी वजह मैं बतलाता हूँ। क्योंकि आज लोग टीवी के ऊपर आ जाते हैं टोपी और कुर्ता पहनकर मुस्लिम का नेतृत्व करने के लिए। उसका बेटा लंदन में पढ़ता है और दूसरों को ये मशवरा देता है कि आप अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो, उर्दू की तालीम दो। अगर उर्दू की तालीम हम दे रहे हैं ठीक है, उसमें इंग्लिश हो जाए, साइंस हो जाए और कंप्यूटर हो जाए तो क्या बुराई है इसमें? मुसलमान का तो बेहतर एजुकेशन बेहतर होगा तो आपकी प्रशासन में भागीदारी बढ़ेगी। जब भागीदारी बढ़ेगी तो मुस्लिम शिक्षित होगा तो जरूरी है कि पिछड़ा से ऊपर उठ के, जो अभी पिछड़ रहा है उससे ऊपर उठ के जाएगा। इसमें क्या होता है सर, दो बातें हैं इसमें। जमात के नाम पे लोग कई खेमे में मुसलमान जमात बढ़ती है, कहीं शिया, कहीं सुन्नी, कहीं देवबंदी, कहीं अहले हदीस। बिल्कुल, अकबर जी की आवाज शायद पॉज हो गई। इस्माइल जी
बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है कि आखिर आप भी एक राजनीतिज्ञ हो और आप भी पॉलिटिकल रसूख रखते हैं। इस तरह की काफी जमातें बैठी और मैं फतवा जारी कर देता हूँ कि कांग्रेस को समर्थन करो, कांग्रेस को समर्थन करो। कोई कहता है जी मुलायम सिंह को, यूपी में 2007 में जब चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव जी जीत के आए थे, तो एक इमाम आते हैं और कहते हैं जी 26% मुसलमान। 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, जीत कर आए थे। इस्माइल जी, आखिर वजह क्या है जो लोग भी आप मुस्लिम समाज से जो राजनीति में आते हैं, आरक्षण दिया जाएगा या पूरे देश में जहां भी हो, आखिर वजह क्या है कि ये लोग भूल जाते हैं जिस समाज से आते हैं, उस समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भूल जाते हैं और अपने बारे में सोचने लगते हैं। यही वजह है कि वो समाज जो उनको वहां भेजता है वहीं का वहीं रह जाता है। सिर्फ वो अपनी अकबर जी प्लीज। मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, अपनी अपनी पार्टी का टिकट लेके जाते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी का हो चाहे वो नेशनल पार्टी का हो। उस समय कैंडिडेट की आवाज ये होती है कि मैं आपके साथ हूँ। जब वो कैंडिडेट जीत जाता है तो बहुत बड़ा गैप बना लेता पब्लिक और अपने बीच में, पब्लिक को फिर वो साथ लेके नहीं चलते। जब चुनाव के दौरान बहुत अच्छे अच्छे सुहावने वादे किए जाते हैं, हम आपको ये दिलाएंगे, ये कराएंगे, पढ़ाई देंगे, सड़कें बनवाएंगे, और जीतने के बाद वही नुमाइंदे इतना गैप बना लेते हैं कि पब्लिक से मिलना तक का पसंद नहीं करते। जब इतना ऊंचाई अपने आप में ले लेगा कोई भी जीतने वाला कैंडिडेट, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक तो वहीं का वहीं रह जाएगी, नीचे धरती पर ग्राउंड पर ही रह जाएगी। सुभाष जी ने एक बात कही, इस्माइल जी सुभाष जी ने एक बात कही कि आखिर वो पब्लिक जो उन्हें वोट करती है, सपोर्ट करती है, वो पब्लिक उनके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करती, उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद करती, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती? उनके खिलाफ अगर कुछ करेगी तब तो उनको लगेगा कि नहीं, उन्हें समाज के प्रति कुछ करना चाहिए। जहां तक जनता का सवाल है, जनता भाई साहब वो खेमों में कुछ बटी हुई है, वो भोली भाली जनता है। जनता आज भी अपना नेता मानते हुए उनको वोट करती है, चाहे वो कुछ भी ना करे। लेकिन ये तो जब जीतने के बाद ना नेता का अखलाकी फर्ज बन जाता है कि वो जनता को ये सारी चीजें अवेलेबल कराए। इस्माइल जी इसका मतलब इस्माइल जी इसका मतलब यह है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम होना काफी है, वायदे पूरा करना काफी नहीं, काम करना काफी नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, वो चौधरियों का खानदान के नाम पे वोट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे लिए क्या जरूरत है, मूल जरूरत क्या है। हमारी मूल जरूरत एजुकेशन है, बिजली है, पानी है, और वोट करके उनको जिता देते हैं हर बारी। और टिकट उनको पार्टी इसलिए देते थे, पार्टियों को अपनी बहुमत पूरी हो जाती है सरकार बनाने के लिए। पार्टी भी ये नहीं चाहती कि ग्राउंड पर क्या काम हुआ है, क्या एजुकेशन है या ना है। जब ये नेता लोग जाते हैं प्रचार में, कोई भी हो बड़ा नेता आता है तो बहुत भारी लोग उसको हाथों में लेते हैं। कोई भी पार्टी का नेशनल नेता जाता है तो उसको हाथों में ले लेते हैं लोग, और नेता भी, और सीट वोट दे देते हैं लोग उस पर, उसकी मानते हुए। लेकिन जब फिर उसके बावजूद तो नेता लोग भूल जाते हैं ना जीतने के बाद। तो हमें एक्चुअली एजुकेशन की जरूरत है। जब तक हमारा एजुकेशन स्तर नहीं बढ़ेगा तो हमारी कोई तरक्की नहीं होगी। आपके समाज सेवी जो हैं, आपके समाज के जो लोग हैं, प्रणेता हैं, वे लोग आखिर कर क्या रहे हैं? क्या वो केवल टोपी पहनकर लोगों को गुमराह करते हैं, या फिर उनका ये भी दायित्व है कि वो लोगों के बीच में जाएं, आपके समाज के बीच में जाएं, और उनको जाकर जो आप बता रहे हैं यहाँ टीवी पे बैठ के, तो क्या ये बात आप समाज में जाकर उन लोगों को नहीं बता सकते, नहीं कर सकते? बिल्कुल, लोग सब कुछ जानते हुए भी वोट करते हैं। बेचारे लोग बहुत भले भले हैं, एजुकेशन नहीं, लोगों के पास बहुत सीधी सादी जनता है। मुस्लिम इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्या शिक्षा? अशिक्षा जी, अशिक्षित होना, एजुकेशन ना होना। अगर इनका एजुकेशन हो जाती है तो कैंडिडेट को पूछ लेंगे, भाई बताओ 5 साल में क्या किया तुमने। अशिक्षित कारण है सारा पिछड़ने का। मुस्लिम पिछड़ा हुआ सिर्फ अशिक्षित कारण है। तो आखिर शिक्षा को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है आपके समाज में? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो इसके लिए अवेयरनेस करता हूँ लोगों को। होना चाहिए नहीं इस्माइल जी, होना चाहिए नहीं। 1947 से 2021 में हम लोग बैठे हैं। बहुत सारे 1980 का आपको याद होगा, 1980 एक ऐसा लोकसभा रहा कि जिसमें 49 सांसद जीत कर आए थे आपकी पार्टी के। पहले जो शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वो पहले देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं। शुरू से सुभाष जी ने अभी बताया कि किस तरह से हुनरमंद समाज है, काम करके खाने वाला समाज है, सीखने वाला समाज है, उसके बाद भी यही स्थिति है। सर इस समाज को सबसे ज्यादा मंत्री रहते हुए बहुत सारी स्कीमें बनाई, काम जो किया, बात पूरी जाने दीजिए जी। उन स्कीमों का पूरा पालन नहीं कर पाई भारत सरकार। जो उसका सपना था मौलाना आजाद साहब का, वो ये सपना था कि हर पढ़ा लिखा हो हिंदुस्तान का हर बच्चा। एजुकेशन में बहुत सारी पॉलिसियां उन्होंने बनाई और वो पॉलिसियां पूरी नहीं लागू हो पाई।
हिंदुस्तान में, इसलिए शिक्षित नहीं हो पाए लोग बाग। सुभाष सर, कहीं आपने तो बहुत देखे हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आपको ये नहीं लगता कि जो भी पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, वो केवल मुस्लिम कौम को यूज करती हैं कि चलो ठीक है अशिक्षित रहेंगे तो ये हमें वोट बैंक हमारा है, इनको हम यूज करेंगे, सत्ता पाएंगे? नहीं, देखिए, मैं ये जो परसेप्शन इस देश में बनाया जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो, कि मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में उपयोग होता रहा है, मैं इस परसेप्शन के पूरी तरह खिलाफ, और ये तथ्यात्मक है, मेरा एक आधार है कि अगर आप पूरे इंडिया के अब तक के 1947 से लेकर या 1950-52 से लेकर के अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, उसका जब आप आकलन करेंगे तो ये चीजें डिसअप्रूव हो चुकी हैं कि वोट बैंक गोलबंद होकर के किसी एक कौम के साथ खड़ा होना, इस तरह की बातें नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। हाँ, हवा बनाई जाती है, चाहे वो मीडिया में या किसी और माध्यम से, वैसे हवा बनाई जाती है, हकीकत ऐसा है नहीं। वास्तव में अगर आप ग्राउंड पर जाकर देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से समाज ने किसके साथ कहाँ किस तरह से सपोर्ट किया, किस तरह से किया। देखिए, और दूसरी बात यह है कि आप एक तरफ कह रहे हैं अशिक्षा है, दूसरी तरफ जब आप वोटिंग करते हैं आप ये कहते हैं, यही नेता हैं जो नेता हमेशा कहते हैं कि भारत के जो मतदाता हैं अगर वो मूर्ख भी हैं तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा राजनीतिक समझ रखते हैं। बिल्कुल, भारत के मतदाताओं के बारे में ये एक ओपिनियन इन्हीं राजनेताओं का हमेशा सुनने को मिलता है मंच से। तो भाई, ये दो विरोधाभासी बातें कैसे चल सकती है? आप कहते हैं वोट बैंक या तो बिल्कुल भी एकदम से निर्बुद्धि हो, उसको कोई समझ नहीं हो तो उपयोग आ जाए, और दूसरी तरफ जब आपको समझ होती है कि किसी को पलटा मारना है, उठाना है, गिराना है राजनीति में, तो आप उस दिशा में टैक्टिकली वोट करते हैं। भारत के मतदाता तो वो एक प्रबुद्ध है। देखिए, लोकतांत्रिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से किसी भी समाज का, चाहे वो मुस्लिम समाज ही क्यों न हो, उसके मतदाता बेहद मैच्योर्ड हैं और पूरा एनालिसिस करके ही वो वोट डालते हैं। चाहे उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ उस मामले में सामने आ सकता होगा, वो एक कारण रह सकता है कि भाई मेरा स्वार्थ जिससे सधेगा मैं उसको वोट करूंगा, चाहे हमारे कौम का हो या ना हो, नहीं, पार्टी से हमारा कोई वास्ता हो। सुभाष जी मैं बीच में रोकूंगा माफी के साथ, क्योंककि अभी पश्चिम बंगाल का हमने चुनाव देखा, असम का चुनाव देखा। आप जो कह रहे हैं कि गोलबंदी नहीं, एक तरफा नहीं है, असम में 65 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य थी, और वहां पर जो वोट परसेंटेज है, जिस तरह से वोट कास्ट हुई है, वो एक तरफा हुई है, एक तरफा दिखी है। और अगर उसका एनालिसिस आप करें, ये बात देखिए, जो वोट बैंक है उसके रूप में उपयोग करना और उपयोग हो जाना, दोनों में बड़ा फर्क है। जो आप कह रहे हैं, आपकी बात से ही ये बातें, मेरी बात पुष्ट हो रही है कि जब हम जहां जिसके पॉलिटिक्स को डाउन गर्थ में मिलाना चाहते हैं, हम टैक्टिकली वोट करते हैं, यानी हम समझकर वोट कर रहे हैं। आप हमें वोट बैंक के रूप में आप उपयोग नहीं कर रहे हो या कोई नेता नहीं कर पाता। हम खुद अपने स्वार्थ बस या अपने हित को, अपने कौम के हित को या अपने दृष्टिकोण को सामने रख करके हमने किसी को वोट दिया। ये वोट बैंक नहीं हो सकता। ये तो एक समझदारी है राजनीतिक कि हमारा फायदा किससे हो सकता है, किससे हमको हानि हो सकती है सत्ता में किसके आने के बाद, जो उनकी अपनी समझ हो सकती है, वो उनका अपना एक विश्लेषण का तरीका है, उस हिसाब से वो वोट करते हैं। इसीलिए वोट बैंक के रूप में बिल्कुल मैं नहीं मानता कि ये फॉर्मूला इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसमें ये लागू होता है अब तक के इतिहास में। और अगर आप माइन्यूटली धरातल पर जाकर उसका विश्लेषण करें तो ये बात एकदम से स्पष्ट आ जाएगी कि लोग समझकर वोट करते हैं, कभी भी बहकावे में वोट नहीं करते हैं, समझकर करते हैं कि मुझे देना किसको है, किसको हराना है और किसको जिताना है। सवाल अकबर जी से लूंगा कि अकबर जी, जो आपकी चुनाव जब आता है तो वोट करने के पीछे अमूमन ये होता है कि चलिए इस बार हम वोट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा यह सुधार होगा, यह होगा। कहीं ना कहीं सबकी एक मंशा होती है, एक फायदा होता है। आप लोग जब वोट करते हो चुनाव के समय में, तो क्या आपके जहन में ये नहीं होता कि मैं इस बार वोट कर रहा हूं तो हमारे पिछड़ापन दूर होगा या हमें यह फायदा होगा, ये चीज मिलेगा?
सुशील जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब भी वोट करने जाते हैं, जो शिक्षित लोग हैं जो वोट करने के लिए जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि किन के आने से हमारा फायदा होगा, हमारे समाज का उत्थान होगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मोटिवेशन वही होता है। लेकिन वोट बैंक कहाँ बन जाते हैं हम, वो आपको मैं बता दूं, दो प्रकार से वोट बैंक बनते हैं। एक तो जो हमारे मुल्लाओं के फतवे जारी होते हैं, उससे भी हम वोट बैंक बनते हैं। दूसरे क्या है, लोगों के अंदर इतना डर पैदा कर दिया जाता है कि बीजेपी आएगी तो ये कर देगी, तो वो कर देगी, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। आपने सुना भी होगा, काफी दिन से ये मसला चल भी रहा है कि आप देख लीजिए, पहले चलता था कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी। बहुत सारी डरों के कारण भी मुसलमान, कुछ ऐसे लोग हैं जो डरते थे कि यार बीजेपी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, तो वो क्या करते थे। पूछ लीजिए, इस्माइल जी डरते हैं बीजेपी से? सर डरते हो आप? एक मिनट, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। इस्माइल जी से भी ले लीजिएगा, पहले एक बार मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आप वोट बैंक, सर ने कहा कि वोट बैंक नहीं बनता। अब बिहार के अंदर लालू प्रसाद 15 साल राज किया सिर्फ MY फार्मूले के तहत, तो क्या ये वोट बैंक नहीं है? ये वोट बैंक है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये वोट बैंक नहीं है? हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा सर कि मोदी जी के आने के बाद मुसलमानों को एक छोटी सी किरण दिखने लगी है। उसकी वजह यह है कि हज सब्सिडी को जब मोदी जी ने खत्म किया, तो सबसे पहले लोकसभा के अंदर किसी सांसद ने अगर उसको शाबाशी दिया या उनको माना, तो वो थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। बाकी मुद्दों पे वो विवाद करते हैं, लेकिन हज सब्सिडी जब खत्म किया और मुस्लिम बच्चों के पढ़ाई के लिए इस पैसे का अनुदान किया, तो सबसे पहले उनको प्रोत्साहन किसने दिया? ओवैसी साहब ने दिया। ये कोई गलत बात नहीं है। अब एक बात मानिए, हज करने लोग जाते हैं यहाँ से, और वहां जाते उनको वो फैसिलिटी मिलती नहीं है। सब्सिडी के नाम पे खाली घोटाला हो रहा था कांग्रेस की सरकार के अंदर, घोटालाबाजी। आज भी अगर उसका सही से जांच हो जाए सुशील जी, तो कितने लोग चले जाएंगे। हज सब्सिडी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया। अब देखिए ना, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, हज हाउस बना रहे हैं। उससे क्या होगा? आप यूनिवर्सिटी खोलो ना, उसी पैसे को मुस्लिम बच्चे की पढ़ाई में लगाओ ना, देखो खुद ब खुद समाज बदल जाएगा। लेकिन लोग वो नहीं करेंगे, लोग कहेंगे फलाना आदमी आएगा तो तुमको मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आपसे कमेंट चाहेंगे, मोदी जी के हाथ में आप लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हो? अकबर जी बता रहे हैं। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी कांग्रेस में भी वही था, आज भी वही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज है हिंदुस्तान का, वो पूरा वफादार है, हिंदुस्तानी पहले है, और इंसानियत हर आदमी रखता है। वो देखता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आज भी बढ़िया, जब भी अच्छा था। और जहां तक हमारे हक है वो हमें पूरे उस सरकार में भी नहीं मिल पा रहे आज। और जो हमारी फैसले वो सुविधा दी हुई है, अल्पसंख्यक के लिए बनाए हुए हैं, और उन चीजों का जागरूक नहीं है लोग, उनका पूरा लाभ नहीं दे पाते लोग। वो सेंट्रल सरकार जो बजट वगैरह जारी करते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, बजट का भी पूरा फायदा नहीं मिल पाता हमें। मुस्लिम समाज तो आज भी ठीक है, पहले भी ठीक था, ऐसा बात नहीं है, वोट तो वो देता ही है। और सारा समाज, कुछ भाजपा में भी है, ऐसा नहीं है सारे कांग्रेस में, कुछ भाजपा से लोग जुड़े हुए हैं। जहाँ तक अकबर जी की बात है, मदरसों की बात है, मदरसों में भी शिक्षा दी जाती है, जो आदमी को जिंदगी और राह पे चलने की सही शिक्षा दी जाती है। तो मदरसों में कोई गलत पढ़ाई नहीं होती है। जहां तक मदरसों में पढ़े हुए लोगों ने भी आजादी में भी लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है कि वो मुल्ले नहीं है, वो मौलवी जी है। मैं अकबर जी को बता देता हूँ, मुल्ले नहीं है, वो मौलवी जी है। और वो मौलवी जी ही कहा है, हो सकता है बाय मिस्टेक निकल गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे आप देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो मौलवी होने के बाद भी गलत लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। आज क्या हुआ दिल्ली के अंदर, 10 साल की बच्ची के साथ रेप होता है मस्जिद के अंदर, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको क्या बोलेंगे? मैं इस्माइल भाई आपसे जानना चाहता हूं, उसको क्या बोलेंगे आप? अकबर जी, उसमें जम्मू कश्मीर में कांड हुआ था मंदिर में, वो कौन लोग थे? अगर कोई, हर इंसान, हर जाति में, हर फितरत के कोई ना कोई खुराफाती दिमाग के इंसान हो सकता, मिल जाते हैं। एक करने से सारा समाज बुरा नहीं हो सकता। समय कम है। बहस का जो मुद्दा था आप दोनों से, सर एक मिनट, वो था फाइनल कमेंट आप लोगों से जानेंगे कि आखिर आप दोनों आदमी राजनीति से जुड़े हुए हैं, इस समाज में अशिक्षा और पिछड़ेपन को दूर करने का मौका मिले तो क्या आप लोग करेंगे? और जो अभी वर्चस्व है उन नेताओं का, जो जाते हैं वोट लेकर वापस चले आते हैं, इनको कैसे अलग करेंगे? कैसे समाज को जागरूक करके समाज को आईना दिखाएंगे उन नेताओं का? फाइनल कमेंट चाहेंगे, समय कम है आप दोनों से। इस्माइल जी, शुरुआत आपसे। जी,
दोबारा प्लीज, सॉरी, दोबारा बताएंगे क्या क्वेश्चन था? आप दोनों आदमी राजनीति से जुड़े हैं, समय कम है, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिले इस समाज के, मुस्लिम समाज के का जो पिछड़ापन है, इसको दूर करने का, शिक्षा दूर करने के लिए तो क्या कुछ करेंगे? और जो समाज में व्याप्त है कि ऐसे नेता जो आते हैं और समाज के नाम पे, जात के नाम पे, कौम के नाम पे वोट लेकर चले जाते हैं, तो इनको, समाज को इनका सही आईना, इनकी सही असली शख्सियत, रूप इनका असली कैसे दिखाएंगे आप लोग, और क्या कुछ? मेरा सबसे पहला मेरा प्रयास मुस्लिम समाज में भाईचारे को लेकर के चलना सब साथ जातियों के साथ होगा। दूसरा प्रयास मेरा एजुकेशन का होगा कि मैं हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, हर घर में डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, ताकि वो अपनी सही कलम की ताकत से अपना हक प्राप्त कर सकते हो। वरना जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारी हालत सुधार नहीं होगा। जो कौम खुद अपने बारे में नहीं सोचती वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। मेरी प्रयास यही होगा कि हर बच्चा शिक्षित हो। ये मेरा पहला काम है। नेताओं को आईना कैसा दिखाएंगे? जो नेता जाते हैं आपके कौम के नाम पे वोट लेकर आते हैं, उन नेताओं को आईना काम करके दिखाएंगे। हम लोगों को सुविधा दिलवाएंगे, सरकारी फैसिलिटी जो देती है सरकार उसको अवेलेबल कराएंगे, एजुकेशन में काम करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, और जहां तक भाईचारे की कोशिश करेंगे। सब जातियों को हमें मिलना रहना चाहिए। एक किसी भी समाज का आदमी हो, सबके साथ मिलकर हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। हर बच्चा शिक्षित हो तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कोई सर देखिए, मुझे अगर कभी सौभाग्य से यह मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले अपने समाज में सद्भाव लाने की कोशिश करूंगा। और जब समाज के अंदर सद्भाव आएगा तो मैं सबसे पहले शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दूंगा। जो मोदी जी ने योजना बनाई है उसके अंतर्गत आने वाले हर योजना को जमीन पर लाऊंगा, ताकि मैं उस योजना के तहत लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और शिक्षा बेहतर कैसे हो उस पे जोर दूंगा। मदरसा, दीन, मैं ये नहीं कहता कि दीन की तालीम नहीं होनी चाहिए, दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम, कैसे आप समाज में जी सकते हैं, कैसे आपको जीना है, उसका अधिकार उसको बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरे जो नेता हैं उनको ये आईना दिखाने की कोशिश करूंगा कि कल तुम भी सत्ता में थे और तुम जब समाज का नेतृत्व कर रहे थे तो तुमने क्या किया, और आज मैं हूं तो मैं क्या कर रहा हूं। जो इस समाज को बदलाव की जरूरत है। अब बदलाव तभी होगा जब नौजवान इस समाज का आगे आएगा, मुस्लिम समाज का नौजवान आगे आएगा, शिक्षा को मजबूती देगा। मैं तो चाहता हूं पंचायत स्तर से लेकर राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक, विधान पार्षद तक नौजवान को नेतृत्व करना चाहिए, मुस्लिम समाज में आगे आना चाहिए और शिक्षा को बदलने का काम करना चाहिए। जरूरत पड़े तो कमेटी की गठन करनी चाहिए और उससे जो है शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। जो गरीब है, समाज को बेचते हैं या समाज के नाम पे वोट लेते हैं आपकी कौम के, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि ये कितना दिन बेवकूफ बनाएंगे। मोदी जी ने योजना लाया, बहुत जल्द लोगों तक ये बात पहुंचेगी। आज देखिए मदरसा के अंदर कंप्यूटर लगाया जा चुका है, कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो गई है, साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू हो गई है। धीरे धीरे लोग जागना शुरू हो जाएंगे। हम जैसे कुछ नौजवान साथी अगर इस पे हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो उम्मीद है जल्दी ये समाज जाग जाएगी। सुभाष सर, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं इस मत का हूं कि सरकार और समाज दोनों को कदम दर कदम तालमेल के साथ चलना होगा, तभी किसी समाज का। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुभाष जी। जी का उत्थान हो सकता है क्या? देखो, और जब कमी ये रहती है, सामाजिक सरकार अपनी भूमिका अदा करती है, स्कीम बनाकर, कोई प्लानिंग बनाकर, उसके लिए पैसे एलोकेशन कर और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की दृष्टि से। लेकिन जहां तक एक सामान्य व्यक्ति तक उस चीज को ले जाना है, उसकी जिम्मेदारी जो समाज के पैरोकार हैं उनकी भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि इस्माइल जी या अकबर जी जैसे लोग जो समाज से सीधा संवाद में रहते हैं, हमेशा दिन रात समाज के बीच जीते हैं, मरते हैं उनके लिए, तो इनको उन योजनाओं को सीधा उस आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वहां कोई अड़चन इस तरह की दिखे तो उस अड़चन को हटाने के लिए फिर आप लड़ाई लड़ें, आप संघर्ष करें, समाज भी आपका साथ देगा और तभी समाज का उत्थान हो सकता है। अन्यथा केवल सरकार को कोसने से, राजनीतिक पार्टियों को कोसने से, उसकी आलोचना करने से समाज का उत्थान
कदापि कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बन सकते हैं उस समाज से, तो ये तो उस समाज के लिए कितनी गर्व की बात हो सकती है कि हम जैसे लोग उनका नाम लेते हैं तो हमारा रोंगटा खड़ा होता है कि जो उनमें योग्यता थी और जो कैलिबर उस आदमी में था, उस चीजों को, उसके पथ पर चलने के लिए इस समाज के पैरोकारों ने समाज के लोगों को तैयार नहीं किया। ये सबसे बड़ी कमी रही, इसके कारण से समाज पीछे रहा। बिल्कुल, इस्माइल जी कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड में प्लीज बात रखें। हाँ सुशील, मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक सुभाष जी ने अभी बताया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब जब पहला एजुकेशन भारत का मंत्री हुए, उसके लिए हमें गर्व की बात है। वो एक बहुत ही बढ़िया बात थी, जिन्होंने सऊदी से आके हिंदुस्तान में ये एक लहर चलाई कि हमारा यहाँ हिंदुस्तान का बच्चा हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। एजुकेशन की जो स्कीमें उस टाइम की थी, उसकी वो बहुत पहले की बात है, वो बहुत ही काबिल तारीफ स्कीमें बनाई उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, समय कम है, माफी चाहूंगा आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इस पूरे डिस्कशन में एक बात तो क्लियर हो गई कि कुछ नेता हैं, चंद नेता हैं, कुछ हर कौम में होते हैं ऐसे नेता जो समाज पे अपना अधिकार समझते हैं और अपनी लोक लुभावन वायदों के चलते वोट ले लेते हैं, समाज का हितैषी लेकर वोट ले लेते हैं, हितैषी बनकर, परंतु जीतने के बाद उस कौम में नहीं जाते। अब जरूरत है कि समाज को जागरूक होने की, और शिक्षा, जब तक कोई भी कौम, कोई भी समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, तब तक इस तरह की पिछड़ेपन दूर नहीं होगी।